हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के सेक्शन 2 में जाएंगे, जहां पे हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स थे उसमें हमने ऐसे जो सिटीज है उनके बारे में देखा। अब यहाँ पे हम जो है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उनका उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा जब ये कॉन्टेम्प्रेरी चेंजेस हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में। तब हम जो फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे क्या चेंजेस हो रहे थे, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, उनको हमको देखना है। तो क्विकली हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, लाइवलीहुड्स जो रोजगार का तरीका होता है उसे लाइवलीहुड कहा जाता है, जिससे आदमी अपनी रोजी रोटी कमाता है। इकोनॉमिक ऐसा तरीका है जिससे हम पैसे कैसे खर्च करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो कंट्री का हो क्या या तो फिर कोई इंडिविजुअल का हो। और सोसाइटी जो समाज है उसके बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इन सेक्शन 2 वी शिफ्ट अवर फोकस टू द स्टडी ऑफ livelihoods and economies. We will look at how the lives of forest dwellers and pastoralists changed in the modern world and how they played a part of shaping this changes. तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, हम अपना फोकस जो है पूरा शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है जो जंगल में जाते हैं, जंगल का सामान जो है वो लेके आते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को बेचते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा जाता है। हर पेस्टोरलिस्ट वो लोग होते हैं जो चरवाहे का काम करते हैं, मतलब उनके पास गाय होती है या बकरी होती है, उनको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसको चराते हैं और अपना जीवन ऐसे उनको बेच के ऐसे टाइप का वो करते हैं। तो चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इनके लाइफ में क्या चेंजेस आए जब मॉडर्न वर्ल्ड हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था तब, एंड हाउ दे प्लेड अ पार्ट ऑफ शेपिंग दिस चीज। और ये चेंजेस जो है उनके लाइफ में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस लाए, उनको हमको देखना है। ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वी विल ओनली फोकस ऑन फैक्ट्रीज एंड सिटीज, ऑन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विच सप्लाई द मार्केट। तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जब मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिटीज पे ही, फैक्ट्रीज और सिटीज पे ही फोकस करते हैं कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ बन रही है, नए एग्रीकल्चर सेक्टर्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, जो कहाँ से ज़्यादा इंडस्ट्री, कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, कहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, हम मार्केट की ही बात करते हैं। तो यही सब चीज़ में हमारा फोकस रहता है। लेकिन हम बट वी फॉरगॉट दैट देयर आर अदर इकोनॉमिक्स आउटसाइड these sectors, other peoples too who matter to the nation. To modernize the lives of pastoralists and forest dwellers, the shifting cultivators and fruit gatherers often seem to be stuck in the past. तो देखिए, हम हमेशा भूल जाते हैं, अधिकतर हम भूल जाते हैं कि ये जो सिटीज है और सिटीज है उसकी जो इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग जो है, हमारे जो नेशन है उसको वैल्यू करते हैं। और ये लोग हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, पेस्टोरलिस्ट हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, फूड गैदरर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, ये जो सारी जो डिफ्रेंशिएशन है उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या होता है, ये हम पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें देख चुके हैं, जब हम क्लास 6 से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वो होते हैं जो एक लैंड एरिया को कल्टीवेट करते हैं, फिर वहाँ पे जब वो बंजर हो जाता है उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पहले, याद करिए। तो it is as if their lives were not important when we study the emergence of contemporary world. The chapters in section 2 will suggest that we need to know about their lives, see how they organize their world and operate their economies. These communities are very much part of the modern world we live in today. They are not simply survivors from the bygone era. तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है, ठीक है, ये भी हमारे मतलब जो सोसाइटी है उसको मायने रखता है। ये सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं, सर्वाइवर्स ऑफ द बाइगोन एरा, मतलब जो पुरातन लोग थे, जो अर्ली मैन थे, वो क्या करते थे, वो भी यही काम करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का काम करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का काम करते थे। तो ये उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले लोग ही नहीं है। जो बाइगोन एरा मतलब जो बीता हुआ कल है, उसी एरा के आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं है। ये हमारी जो कम्युनिटीज है, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सिटीज के जो लोग रहते हैं वो महत्व रखते हैं। तो चैप्टर 4 विल टेक यू इनटू द फॉरेस्ट
and tell you about varieties of ways the forests were used by communities living within them. It will show how in the 19th century the growth of industries and urban centers, ships and railways and created a new demand on the forest for timber and other forest products. New demands lead to new rules of forest use, new ways of organizing the forest. तो चैप्टर 4 जो है आपको जंगल में लेके जाएगा, जहाँ पे हम जंगल की क्या नियम कानून थे, क्या तौर तरीके थे, कैसे उस तौर तरीकों में चेंज आया, जो कम्युनिटीज वहाँ पे रह रही थी उनके लाइफ में क्या चेंज आया। और हम 19th सेंचुरी में जब मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रीज और अर्बन सेक्टर्स ग्रोथ हुए, शिप्स और रेलवेज की डिमांड बढ़ी, तो उस समय जो है फॉरेस्ट को टिम्बर के लिए और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज किया जाने लगा। टिम्बर क्या होता है? बड़े बड़े जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लकड़ी के जो गट्टे होते हैं, उसे टिम्बर कहा जाता है। तो न्यू डिमांड लेड टू न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट। अब नए रूल्स, नए डिमांड्स, नए नए डिमांड्स आ गए, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग रूल्स बना दिए फॉरेस्ट में एंट्री के लिए, फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है उसको यूज करने के लिए। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। न्यू डिमांड लेड टू न्यू ये हो गया था। You will see how colonial control was established over the forest, how forest areas were mapped, trees were classified, plantation were developed. All these developments affected the lives of local communities who used forest resources. They were forced to operate within new system and reorganize their lives, but they were also rebelled against rules and persuaded the state to change its policy. The chapter will give you an idea of the history of such development in India or Indonesia. तो हम चैप्टर 4 में इंडिया और इंडोनेशिया के जो जंगल है वहां की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो उन्होंने फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको यूज करने का तरीका ही पूरा बदलवा दिया। उन्होंने फॉरेस्ट को मैप करना चालू कर दिया, एरिया वाइज मैप करना चालू कर दिया, ट्रीज को क्लासिफाइड करना चालू किया, ठीक है, मतलब ट्रीज की जो प्रजातियां हैं उनको अलग अलग तरीके से मतलब एक जगह जंगल है, ठीक है, तो वहां पे मोस्ट कॉमनली एक ही तरीके के पेड़ होते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने ट्रीज को क्लासिफाइड करना चालू कर दिया। और प्लांटेशन भी डेवलप किया, जो टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया। तो इससे जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उनके लाइफ में चेंजेस आने लगे, और कई जगह उन्होंने रिबल्स भी किया ये जो रूल है उसके खिलाफ। चैप्टर 5 जो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ये इस पार्ट में हम देखेंगे। तो चैप्टर 5 में हम जो इंडिया और अफ्रीका के जो पेस्ट्रलिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 5 विल ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ पेस्ट्रलिस्ट इन माउंटेन एंड डेजर्ट्स, इन प्लेन एंड प्लेट्यूज ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। पेस्ट्रल कम्युनिटीज इन बोथ दीज एरियाज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो है हम जो पेस्ट्रोलर्स है, जो चरवाहे हैं, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे वो माउंटेन और डेजर्ट्स में और प्लांटेन्स एंड पेटियोज और इंडिया और अफ्रीका के पाए जाते हैं। एंड वी विल yet we really study their lives. Their history do not enter the pages of textbooks. Chapter 5 will show how their lives were affected by the controlled established over the forest, the expansion of agriculture and decline of grazing field. It will tell about the patterns of their movement, their relationship to the other communities and the way they adjust to changing situations. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है जो डेवलपमेंट हुए उसके कारण जो है इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, जो कंट्रोल लगा दिया गया था, जो एक फॉरेस्ट के रूल्स चेंज कर दिए गए थे कि आप फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते, सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बट ये सब चीजों का इनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा था, एग्रीकल्चर के एक्सपांशन से जो लैंड एरिया है, जो ग्रेसिंग लैंड एरिया है वो कम हो रहे थे, उससे उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ था, ये सारी चीजें हम चैप्टर 5 में देखेंगे। तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अनलेस वी बिगिन टू see the changes in the life of diverse communities and people. We also cannot understand the problem of modernization unless we look its impact on the environment. तो इन सब चीजों को पढ़ने के से इनके लाइफ के बारे में तो हमको पता चलना ही है, साथ ही साथ में हमको ये भी पता चलेगा कि ये जो सारे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, है ना, जो प्रोसेस चल रहा था उससे एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ रहा था, उसके बारे में भी हमको देखना है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन। तो फॉरेस्ट की जो सोसाइटी है उसके बारे में हमको देखना है। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन मतलब होता है जब दूसरी कंट्री के लोग जो है
एक अदर कंट्री में आके वहां पे अपना साम्राज्य बिठा देती है, वहां पे अपनी कॉलोनी बना लेती है, जो अपने तौर तरीके जो वहां पे इम्पोज कर देती है, उसे कॉलोनिज्म कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री में आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में आके कॉलोनी बनाई, ऐसा कहा जाएगा। तो टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्विकली देखना है अपने घर में और स्कूल के आसपास। आगे बढ़ने से पहले आप खुद अपने माइंड में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीज फॉरेस्ट से आती है। तो क्या क्या आती होगी? अरे जिसमें बैठे हैं हम, बेंच पे बैठे हैं, अभी तो स्टील लोहे ऐसे सब भी आ जाते हैं, लेकिन पहले तो है वुडन फर्नीचर, ठीक है, वुड के बने हुए फर्नीचर हो गए। जो पेपर हम वो कर यूज करते हैं वो भी उसी से हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार नजर कराएंगे, मतलब दौड़ाएंगे, तो आपको चार चीजें ऐसे ही दिख जाएंगी। तो ठीक है, so the papers in the books you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane paper of your toffee, Tindu lives in बीडीज, गम, हनी, कॉफी, टी एंड रबर। तो इतनी सारी चीजें जो है हमको क्या है फॉरेस्ट से मिलती है। तो आई होप मेरे को सारी चीजों के बारे में आप अवेयर होंगे। तो जैसे कि डाइस है, इंडिगो के बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा था, तो डाइस उससे आते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले जो हम फूड में यूज करते हैं। सेलोफेन पेपर जो ऊपर पतला सा परत रहता है, अगर हम टॉफी को जब अंदर रैपर के अंदर खोलते हैं तो उसको सेलोफेन पेपर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तेंदू लीव्स हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जिससे बीडीज बनाए जाते हैं। बीडीज आपने देखा होगा जो पत्ते के रहते हैं, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट हाँ बीडीज यूज होते हैं। गम्स हो गए, ठीक है, जो गम आते हैं, हनी होंगे, ये सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। डोंट मिस आउट द ऑयल्स इन चॉकलेट्स विच कम फ्रॉम द साल सीड्स, द टैनिन यूज्ड टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर और हर्ब्स एंड रूट्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो इसके साथ साथ भी अगर चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट में कुछ ऑयल ऑयल भी डला हुआ रहता है। वो कहाँ से आता है? जो साल के जो सीड्स होते हैं, साल एक पेड़ का होता है, साल का पेड़ बोलते हैं, सरई भी बोलते हैं जिसको, जो छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है। तो ये जो साल के जो सीड्स है उससे बनाया जाता है ऑयल, ठीक। और टैनिन जो स्किन और हाइड्स को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल होता है टैनिन, वो भी फॉरेस्ट से ही आता है। उसके साथ साथ मेडिसिनल कितनी सारी मेडिसिन आती है, जैसे कि तुलसी हो गया, अदरक हो गया, ये सारे जो हम कॉमन जानते हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेस्ट से आती है, जैसे कि बाम्बू हो गया, वुड फॉर ग्रास, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, ये फॉरेस्ट हमको प्रोवाइड करता है। इन द अमेजन फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट पैच। तो यहाँ पे जब हम अमेजन फॉरेस्ट की बात करते हैं जो कि अफ्रीका में है, तो अमेजन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स में है, तो यहाँ पे अगर आप एक पैच ऑफ लैंड है ना, एक फॉरेस्ट का एक पैच, एक जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम पूरे फॉरेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पैच को देखें, तो यहाँ पे 500 डिफरेंट स्पीसीज आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की। तो अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग बिटवीन 1700 and 1995, a period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of world's total area was clear for industrial use, cultivation, pastures and fruit। तो हम ये मतलब बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है हमारे जो फॉरेस्ट में चाहे आप प्लांट्स की बात कर ले या एनिमल्स की बात कर ले, ये धीरे धीरे क्या है खत्म होने आते जा रही है। तो अभी की एरे में हम देखेंगे, हम 2023 की बात करेंगे, तो अभी तो काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे 1700 से 1995 के बीच की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13.9 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है, या फिर 9.3 पूरा वर्ल्ड का आप मान लीजिए, ये क्लियर किया गया था किसके लिए? इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए, पास्टर्स के लिए। पास्टर्स मतलब गाय भैंस जो भी है उनको पालने पोसने के लिए और उनको ग्रासेस खिलाने के लिए, और फ्यूल फूड के लिए, मतलब उस समय लकड़ियां जो है फ्यूल के तौर पे भी यूज की जाती थी, कुकिंग में भी। और जो रेलवे है उसमें भी पहले डीजल इंजन हुआ करता था, डीजल इंजन जो है सॉरी पहले जो इंजन हुआ करता था उसको इग्नाइट करने के लिए जो है लकड़ी डालनी पड़ती थी, कोयला डालना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट का जो पिक्चर दिया गया है, ये है साल फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो लुक एट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द पिक्चर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज। दिस इज अ डेंस फॉरेस्ट, सो वेरी लाइट सनलाइट फॉल्स ऑन द
फॉरेस्ट फ्लोर। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक फॉरेस्ट का है, यहाँ पे छोटे से बड़े कितने सारे प्लांट्स है और ये बहुत ही डेंस घना फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ का साल के जो फॉरेस्ट है बस्तर साइड में जो मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम सनलाइट यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीसीज मिल जाएंगे, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी, क्रीपर्स के भी, बहुत सारे। तो वाई डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन क्यों, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पहले आपने स्कूल जो आपने छोटे क्लासेस है उसमें जानते ही होंगे कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन ऐसा प्रोसेस होता है जब हम जंगल को काटते जाते हैं, तो इसे जो फॉरेस्ट को हम काटते हैं तो उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। तो जैसे कि जंगल को काटा जा रहा है तो जंगल क्या है, लुप्त होते जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, द प्रोसेस बिगैन मेनी सेंचुरीज ago, but under colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करने वाले हैं। तो डिफॉरेस्टेशन कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉरेस्टेशन उस समय स्टार्ट हुआ जब सेंचुरीज अगो, मतलब सालों पहले, हजार मतलब 100 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ, जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे कंट्री में आया ही था। उन्होंने क्या किया, जो जंगल काटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको एकदम सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बहुत तेजी से उन्होंने बढ़ावा दिया इसको, एक्सटेंसिव मतलब बहुत लगातार हो गया। तो सबसे पहला जो रीजन था डिफॉरेस्टेशन का, लैंड टू बी इम्प्रूव, मतलब जो लैंड है हमको उसको इम्प्रूव, तो फॉर जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि फॉरेस्ट किसी काम के नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट से हमको कुछ ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो हमको क्या है उस फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे कल्टीवेशन करने की जरूरत है, हमको वहां पे टी, कॉफी, रबर ये सब उगाने की जरूरत है, इसलिए वो लगातार पेड़ों को कटवाते थे। और फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है, जो बड़े बड़े जो लकड़ी के गड्ढे हैं, जिनको जिन जिन पेड़ों को मतलब बनने में, सॉरी मतलब बड़े होने में सालों लग जाते हैं, उनको वो एक ही चुटकी में कटवा दिया करते थे। क्यों, क्योंकि उनको टिम्बर चाहिए रहता था रेलवे ट्रैक्स में बिछवाने के लिए। और आप ये जानेंगे कि यहाँ के जो लकड़ी है, लकड़ी मतलब छोटे छोटे लकड़ी ने, बड़े बड़े लकड़ी के जो गड्ढे हैं, जो टिम्बर है, उसको ये लोग एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड भी ले जाए जाते थे। आगे देखते हैं हम। तो इन 1600 approximately 1/6 of Indian land masses were under cultivation। तो 1600 की जब बात कर रहे हैं तो 1/6 जो इंडिया का लैंड मास था, जो इंडिया का जो एरिया था, वो कल्टीवेशन के अंडर था। नाउ द फिगर हैज गॉन अप टू हाफ। अब ये 1/6 जो है वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है हाफ हो गया पूरा डायरेक्टली। एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, nations extended the boundary of cultivation, clearing forest and breaking new land। तो जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है कंट्री की बढ़ते जा रही थी, धीरे धीरे तो डिमांड भी है जो फूड ग्रेन्स की, वो भी बढ़ते जा रही थी। तो पीसेस जो किसान है उनको ज्यादा एरिया चाहिए था, लैंड चाहिए था फूड कल्टीवेशन के लिए। तो फूड कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किए और नए लैंड बनाए जिसमें वो एग्रीकल्चर कर सके, खेती कर सके। इन कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी रीजन। और कॉलोनियल पीरियड में भी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही हद तक बढ़ा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ब्रिटिश डायरेक्टली encourage the protection of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton। तो उस समय जो है ब्रिटिशर्स जो है कमर्शियल क्रॉप्स जो है उसको, उसके कल्टीवेशन को बढ़ावा देना चाहते थे। तो जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन हो गया। डिमांड फॉर दिस क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th century यूरोपियन 19th century यूरोप, वेयर food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production। तो यहाँ पे जब ये सब हो रहा था तो डिमांड जो है इस क्रॉप्स की 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि फूड ग्रेन्स तो चाहिए। जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सिटीज में रह रहे हैं लोग, रह रहे हैं वहां से लोग, इंग्लैंड से लोग आके इंडिया में बस रहे हैं, और इंडिया की भी खुद की पॉपुलेशन थी। तो जब तो ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स तो चाहिए ही था, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स चाहिए था इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो इसलिए जो है वो उन्होंने काफी ज्यादा डिमांड्स जो है बढ़ा दिए। और सेकेंड, इन द अर्ली 19th century the colonial thought that the forest were unproductive। जैसे कि हमने बताया कि उनका क्या मानना था, कि उनको ये लगता था कि फॉरेस्ट बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, वहां से कुछ हमको मिलता नहीं है ज्यादा, हमको अपनी इकोनॉमी बढ़ाने की जरूरत है, और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमको फॉरेस्ट को कट कर देना है, वहां पे एग्रीकल्चर और ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो हमको उगाने की जरूरत है। तो दे वे कंसिडर्ड टू बी windowless that had to be under cultivation so the land could yield agricultural products and revenue, and
एंड एनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए जो है वो क्या सोचते थे कि जंगल पूरा बंजर है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, इसलिए ये जो एरिया है उसको हम कल्टीवेशन के अंदर लाएंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाएंगे, उगाएंगे और अच्छे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसे कमाएंगे और इनकम जो है स्टेट की जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे। तो सो बिटवीन 1880 एंड 1920 द कल्टिवेटेड एरिया रोज टू 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इसलिए 1880 से 1920 के बीच में कल्टिवेटेड एरिया जो है उसको कितना बढ़ा दिया गया, 6.9 मिलियन हेक्टेयर्स तक बढ़ गया। सो वी ऑलवेज सी द एक्सपांशन ऑफ कल्टिवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लॉ, फॉरेस्ट हैज टू बी क्लियर। तो हम जो अगर खेती में इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, तो हमको ये लगता है कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे, लेकिन हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीजों के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक पेंटिंग है, यहाँ पे वाइल्ड बाइसन है, तो देखिए कितनी तादाद पे है, और यहाँ पे जंगल दिखाया गया है, क्लियर लैंड दिखाया गया है जहाँ पे जो ये वाइल्ड बाइसन जो है वो चर रहे हैं। तो व्हेन द वैलीज वेयर फुल, तो यहाँ पे पेंटिंग जो है, ये जब वैली फुल हुआ करती थी, ये पेंटिंग है जॉन डैवसन के, बहुत ही फेमस पेंटर है ये। तो नेटिव अमेरिकन लाइक लतकोला ट्राइब who lived in the great North American place have a diversified economy. They cultivated maize, foraged for wild plants, and hunted bison. Keeping vast area open for bison to range in was seen by English settlers as wasteful, and after 1860 the bisons were killed in large number. तो यहाँ पे जो कबीले के लोग हैं, यहाँ पे ये क्या है, वाइल्ड बाइसन्स को हंट करते थे, वाइल्ड प्लांट्स वो करते थे, मेज कल्टीवेट करते थे, लेकिन इंग्लिश सेटलर्स जो है उनको वेस्टफुल लगता था, इसलिए उन्होंने 1860 में क्या है, बाइसन्स को बहुत ही ज्यादा नंबर में मार दिया ताकि उनकी संख्या कम हो सके। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ, यहाँ पे एक और पिक्चर दी गई हुई है। तो पिक्चर में यहाँ पे स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स मतलब ये इस तरीके के बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर्स बनाए जाते थे रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। तो स्लीपर्स क्या होते हैं, वुडन प्लैंक्स होते हैं लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजीशन। तो ये जो स्लीपर्स हैं इसको रेलवे ट्रैक पे पहले बिछाया जाता था, अभी जो है लकड़ी के नहीं होते, अभी सीमेंट के बनाए हुए होते हैं। अगर आप रेलवे ट्रैक में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे जो बीच बीच में ऐसे लाइन जो खींची हुई रहती है, वो उसे ही स्लीपर्स कहा जा रहा है। तो कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन सिंगुमम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897 की ये पिक्चर है। तो आदिवासी जो है उनको हायर करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि वो ट्रीज को कट करे और ऐसे स्मूथ प्लैंक्स बनाए जो कि रेलवे में स्लीपर्स का काम कर सके, और इस सेम टाइम में उनको जंगल में और किसी काम के लिए लकड़ी काटने के लिए नहीं दिया जाता था। आप जंगल में अगर लकड़ी काट रहे हैं तो आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है वही करेंगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वे डिसअपियरिंग। तो अब 19th सेंचुरी के आते आते इंग्लैंड में जो ओक के जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, वो क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी। और इससे क्या हुआ, जो टिम्बर सप्लाई थी जो रॉयल नेवी के के लिए, वो खत्म होते जा रही थी। टिम्बर किस लिए यूज होता था, नेवी में शिप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता था। तो अब देखिए किसी भी कंट्री के लिए उसकी सेना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो नेवी भी उसी का पार्ट होता है, सेना का पार्ट होता है। तो नेवी में अगर टिम्बर की सप्लाई कम हो जाएगी तो शिप्स जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो हाउ कुड शिप्स बी बिल्ड विदाउट रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आने लगा कि भाई अगर ओक के फॉरेस्ट इंग्लैंड में कम हो रहे हैं तो टिम्बर सप्लाई जो है नेवी में कम हो जाएगी, रॉयल नेवी में, इससे इंग्लिश शिप्स जो है उसको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स। तो इसलिए जो इंपीरियल पावर है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं शिप्स के बिना में। तो by the 1820s, search parties were sent to explore the forest resource in India. Within a decade, trees were felled on massive scales and vast quantity of timber were exported from India. तो 1820s में भाई यहाँ पे इंडिया में भेजे उन्होंने सर्च पार्टीज, जाओ भाई खोज के लाओ कि कौन सा जो टिम्बर है वो यूज कर सकते हैं हम
बढ़िया शिप बनाने के लिए, तो भाई उनको मिल जाता है यहाँ पे विद इन अ डेकेड 10 इयर्स के अंदर उनको यहाँ पे मिल जाता है। और फिर उसके बाद धड़ाधड़ जो है पेड़ों की कटाई वो करते हैं, और जो टिम्बर है उसको यहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट करके लेके जाते हैं, इंग्लैंड। तो द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम 1850 में रेलवेज आया, क्रिएटर उसे नई नई डिमांड्स चालू हुई। रेलवेज वेयर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स, टू रन लोकोमोटिव्स वुड was needed as fuel, and to lay railway lines slippers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required 1,760 and 2000 स्लीपर्स। तो अब भाई रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ 1850 में, तो रेलवेज के साथ साथ जो रेलवेज बहुत एसेंशियल था कॉलोनियल ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट था, और साथ ही साथ जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी रेलवेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो लोकोमोटिव्स है जिसमें रेलवेज चलते थे, जो इंजन है उसको चलाने के लिए वुड को फ्यूल एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। और जो रेलवे लाइन है उसके लिए स्लीपर्स का यूज किया जाता था, ताकि जो ट्रैक्स है उसको वो होल्ड करके रखें। तो ईच माइल, एक माइल के लिए जो है इतने सारे स्लीपर्स की जरूरत होती थी। एंड फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपांडेड रैपिडली, एंड बाय 1890 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैज बीन लेड। अब 1860s के आते आते जो रेलवे का नेटवर्क है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ, और 1890 में 25,500 किलोमीटर, ठीक है, इतने रेलवे ट्रैक्स हो गए। तो आप यहाँ पे देखिए ईच माइल के रेलवे ट्रैक के लिए, एक माइल के रेलवे ट्रैक के लिए इतने स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। तो आप ये सोचिए 25,500 किलोमीटर के लिए कितने ज्यादा स्लीपर्स की जरूरत पड़ी हुई होगी, और कितने पेड़ काटे गए होंगे। इन 1946 the length of the tracks has increased to over 7,65,000 किलोमीटर। और 1946 के आते आते जो रेलवे ट्रैक्स है इनकी जो लेंथ है वो क्या कितनी इंक्रीज हो गई, 7,65,000। तो आप सोचिए कितने पेड़ काटे गए होंगे। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया, a larger and larger number of trees were felled as early as 1850. In Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे रेलवे ट्रैक्स जो है स्प्रेड हो रहे थे, वैसे वैसे बहुत सारे पेड़ जो है काटे जा रहे थे। और 1850s के साथ कंपेयर करें तो 35,000 जो ट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में एक साल में काटे गए थे। तो यहाँ पे बाम्बू रॉफ्ट्स जो है उसको पानी में बहा दिया जा रहा था, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह में जाए। ये कसलोंग रिवर का है, चित्तौंगल हिल ट्रैक्स का। तो the government gave out contracts to individual to supply the required quantities. These contractors began cutting indiscriminately. Forest around the railway tracks started disappearing. तो एकदम धड़ाधड़ मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मिले लोगों को, इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे वो कि हाँ पेड़ काटो, और पेड़ इतने दर्दनाक मतलब इतने तेजी से कटे कि फॉरेस्ट जो है रेलवे ट्रैक्स के आसपास दिखना ही बंद हो गए। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे हाथी जो है एक वुडन स्लीपर को उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोटो देखिए, यहाँ ऊपर एक आदमी है, और यहाँ पे एक आदमी है, इसने शरीर में ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे बस लंगोट पहनी हुई है, मतलब काम कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े लॉग से उसको हाथी लेके जा रहे हैं। तो एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर्स एट द टिम्बर यार्ड इन रंगून, रंगून की ये पिक्चर है बांग्लादेश। इन कॉलोनियल पीरियड एलिफेंट्स वेयर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी टिम्बर बोथ इन फॉरेस्ट एंड एट टिम्बर यार्ड्स। तो यहाँ पे और एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो वुमेन्स हैं वो फ्यूल लेके वापस आ रही है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े लॉग्स हैं वो ट्रक में लोड होके जा रहे हैं। तो ये जो ट्रक्स को फॉरेस्ट के बीच में चलाने के लिए भी क्या है, बड़े रास्ते बनाना जरूरी था। इतने छोटे रास्ते से तो ट्रक नहीं चल सकता, तो बड़े रास्ते बनाने की जरूरत था। तो ट्रक कैरिंग लॉग्स, व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू टेक अप एन एरिया फॉर लॉगिंग, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग it did was to build wide roads so that trucks could enter. Compare this to the forest track along which people walk to enter fuel, food and other minor produce. Many such trucks of wood go from forest areas to big cities. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ट्रक्स को एंट्री के लिए बड़े रोड्स की जरूरत है, तो सबसे पहले तो रोड्स बनाए गए ताकि जो ट्रक्स है वो एंटर हो सके। उसके बाद हमको देखना है प्लांटेशन के लिए भी ट्रीज को काटे गए। तो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वे क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मेक यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज। तो यूरोप में ये टी, कॉफी और रबर की बहुत डिमांड थी, तो इसलिए जो है यूरोप की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ट्रीज को काटे गए, और यहाँ पे टी, कॉफी, रबर के प्लांटेशन स्टार्ट किए गए।
The colonial government took over the forest and gave vast area to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forest and planted with trees and coffee. तो ये यहाँ पे colonial government जो है वो land जो forest का जो land है उसको दे देती है यूरोपियन planters को कि आप यहाँ पे ये टी कॉफी वगैरह उगाएं, और ये यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट में देती है। और ये एरियाज क्या रहते थे, एनक्लोज रहते थे, फॉरेस्ट यहाँ पे क्लियर किया जाता था और यहाँ पे टी और कॉफी प्लांट किया जाता था। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है, प्लेजर ब्रांड ट्री की, ठीक है। तो कितने खुशी के साथ ये लोग चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो सॉरी, ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ और चीजें जो स्किप कर दी थी उसको एक बार देख लेते हैं। द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंदस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुकुर। तो ये सोर्स कहाँ, ये सोर्स बी, ये सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे का वैसा। तो ये न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही थी इंदस वैली रिवर रेलवे के बीच में, तो मुल्तान और सुखपुर, ठीक है। तो एक डिस्टेंस था 300 माइल्स का। At the rate of 2,000 slipper per mile, this would require 60,000, sorry, 6 lakhs slippers 10 feet by 10 inches by 5 inches being afforded upwards of uh, 2 crore cubic feet. The locomotives used to be full at the rate of 1 train daily either way and at one Madar bit। बाप रे, ये पूरा क्या दिया हुआ है कि मतलब एक रेलवे ट्रैक अगर वो होता है तो इतना इतना ज्यादा हमको फॉरेस्ट को काटने की जरूरत है। तो एस्टिमेटेड देखिए इतने सारे स्लीपर्स आपको लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये ईबी स्टिबल्स के फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा, हमने देखा कि कैसे फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए। उस समय तो बिना सोचे समझे फॉरेस्ट क्लियर कर देते थे। आज के समय में आप सोच के देखिए कि एक अगर रेलवे ट्रैक के लिए इतने सारे फॉरेस्ट की जरूरत, इतने सारे पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगी तो क्या लोग जागरूक रहेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर कोई बड़ा सा पेड़ है आपके स्कूल के सामने या आपके घर के सामने, तो क्या उसको काटने देने की जरूरत है? क्या क्या वो मतलब कहीं से भी आपके पास एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी पेड़ के लिए? अभी कभी आप सोच के देखिए कि कहीं मतलब जैसे आपके घर के सामने एक पेड़ है, ठीक है, आप उसको डेली देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि डेली वहां पे एक चिड़िया बैठती है, गिलहरी आप देखते होंगे वहां पे, और कुछ रीजन से, है ना, कुछ रीजन से उस पेड़ को काटना पड़ा, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगेगा कि कल से मैं इस पेड़ को नहीं देख पाऊंगा, कल से जो है चिड़िया बैठती थी इसकी मैं आवाज नहीं सुन पाऊंगा, कल से मैं गिलहरी को नहीं देख पाऊंगा? तो ये सब चीजें अपने माइंड में अगर रखेंगे ना तो कभी भी पेड़ काटना या एनवायरमेंट को नुकसान करवाने वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।